आर्कटिक परिषद, आर्कटिक काउंसिल, मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग आर्कटिक परिषद के बारे में एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 19 सितंबर 1996 में टॉम्सो, नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए ये है, आप देखेंगे नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है। आर्कटिक परिषद आर्कटिक क्षेत्र में सामान्य आर्कटिक मुद्दों, विशेषकर आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति आर्कटिक देशों, आर्कटिक के देश समुदायों और अन्य आर्कटिक निवासियों की भी सहयोग, समन्वय और आप देखिए अनुक्रिया बढ़ाने के लिए एक प्रमुख अंतर सरकारी फोरम है। और आर्कटिक परिषद जैव विविधता में परिवर्तन, समुद्री बर्फ का पिघलना, प्लास्टिक प्रदूषण और ब्लैक कार्बन जैसे मुद्दे 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 निपटने के लिए एक सर्वसम्मति आधारित निकाय के रूप में कार्य करती है। आर्कटिक परिषद का इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि आर्कटिक परिषद की रचना का मूल आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, अर्थात आप देखेंगे कि आर्कटिक पर्यावरणीय संरक्षण रणनीति 1991 की स्थापना में आर्कटिक देशों के बीच पर्यावरण संरक्षण पहलों पर अंतर सरकारी सहयोग के लिए एक ढांचे के रूप में पाया जाता है, और जिसमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस और अमेरिका है। एईपीएस ने आर्कटिक के देशज लोगों को उनकी पुश्तैनी होमलैंड पर उनके अधिकार को मान्यता देती है, उनके साथ परामर्श करने, उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि 3 देशज लोगों के संगठन जो क्रमशः इनुइट सरकम्पोलर काउंसिल, सामी काउंसिल और रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस पीपल्स ऑफ द नॉर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया है। और आर्कटिक क्षेत्र में देशज लोगों के विशिष्ट संबंध की मान्यता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप का आर्कटिक देशों ने 3 देशज लोगों के संगठन को स्थायी भागीदारों का विशेष स्तर प्रदान किया है, और इस प्रकार अन्य एईपीएस पर्यवेक्षकों की तुलना में इन्हें विशेषाधिकार स्तर भी प्रदान किया गया है। इसकी अगर हम लोग संरचना की बात करें तो आप देखेंगे कि आर्कटिक परिषद आर्कटिक देशों के साथ ही 7 आर्कटिक के देशज समुदायों और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और अनुक्रिया बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा से हुई थी। और इस परिषद में सदस्य राज्य के रूप में 8 परिध्रुवीय देश शामिल हैं, और इसके आर्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और देशज लोगों जिनके संगठन परिषद में स्थायी भागीदार हैं की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण को प्रोन्नत करने का अधिदेश प्राप्त है। आर्कटिक परिषद सचिवालय स्टैंडिंग आर्कटिक काउंसिल औपचारिक रूप से 2013 में टॉम्स, नॉर्वे में परिचालित हुई है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना आर्कटिक परिषद को प्रशासकीय क्षमता, स्थानिक अनुस्मरण, संचार में वृद्धि और इस परिषद की गतिविधियों को सामान्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। परिषद में सदस्य, तदर्थ पर्यवेक्षक देश और स्थायी भागीदार शामिल हैं। आर्कटिक परिषद के सदस्य देखें तो ओटावा घोषणा में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ और स्वीडन और तथा अमेरिका आर्कटिक के सदस्य देश हैं। स्थायी भागीदारी की बात करें तो 1998 में स्थायी भागीदारों की संख्या दुगनी होकर वर्तमान में 6 हो गई है, क्योंकि अल्यूट इंटरनेशनल एसोसिएशन और उसके पश्चात वर्ष 2000 में आर्कटिक अथवास्कान काउंसिल में और ग्वीच इन काउंसिल इंटरनेशनल को स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। आप देखिए अल्यूट इंटरनेशनल एसोसिएशन, आर्कटिक अथवास्कान काउंसिल और ग्वीच इन काउंसिल इंटरनेशनल, इनपुट सरकम्पोलर काउंसिल और उत्तरीय स्वदेशी लोगों का रूसी संघ, सामी परिषद। इसमें आप देखिए पर्यवेक्षक स्तर में देखें तो यह उन गैर आर्कटिक देशों के साथ साथ अंतर सरकारी, अंतर संसदीय, वैश्विक और क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय संगठनों के लिए खुला है, जिन्हें परिषद चुनती है।
कि ये इसके कार्यों में योगदान कर सकते हैं और इनकी स्वीकृति परिषद द्वारा मंत्री स्तरीय बैठक में दी जाती है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। और आर्किटेक्ट परिषद के पर्यवेक्षक मुख्य रूप से परिषद में कार्यकारी समूह के स्तर पर अपना योगदान देते हैं, उन्हें परिषद में कोई मताधिकार नहीं है। और 2022 तक आप देखिए 13 गैर आर्किटेक्ट राज्यों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। जर्मनी को 1998 में, नीदरलैंड को 1998 में, पोलैंड को 1998 में, यूनाइटेड किंगडम को आप देखेंगे 1998 में, फ्रांस को सन 2000 में, स्पेन को 2006 में, चीन को 2013 में, भारत को 2013 में, इटली को 2013 में, जापान को 2013 में, दक्षिण कोरिया को 2013 में, सिंगापुर को 2013 में और स्विट्जरलैंड को 2017 में। अगर पर्यवेक्षकों के प्रवेश हेतु मानदंड अगर हम लोग देखें मानदंड, तो आप देखिए किसी आवेदक की पर्यवेक्षक स्तर हेतु परिषद द्वारा उपयोगिता निर्धारण में परिषद अन्य बातों के अलावा इस बातों को ध्यान में रखेगी कि किस सीमा तक पर्यवेक्षक ओटावा घोषणा में परिभाषित आर्किटेक्ट परिषद किस उद्देश्यों को स्वीकार और समर्थन देता है। आर्किटेक्ट क्षेत्र में आर्किटेक्ट राज्य की संप्रभुता, सार्वभौम अधिकारों और आप देखिए क्षेत्राधिकार को मान्यता देता है। भारत ने इसलिए आर्किटेक्ट देशों के भूभागीय क्षेत्राधिकार और सार्वभौम अधिकारों को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है और इस बात को मान्यता देता है कि आर्कटिक महासागर पर एक व्यापक वैधानिक संरचना लागू होती है और जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं और समुद्र का कानून और यह संरचना इस महासागर के उत्तरदायी प्रबंधन के लिए ठोस आधार प्रदान करती है। भारत ने भी आर्कटिक के प्रशासन के साधन के रूप में समुद्र के कानून को स्वीकार किया है और यह ध्वनित करते हुए कि महाद्वीपीय पट्टी और समुद्री रास्ते और समुद्री संसाधनों दोनों पर क्षेत्राधिकार प्रमुख रूप से इन 8 आर्कटिक देशों का रहेगा और आर्कटिक देशज लोगों और अन्य आर्कटिक निवासियों के मूल्यों, हितों, संस्कृति और परंपरा का सम्मान करें। स्थायी भागीदारों और अन्य आर्कटिक देशज लोगों के कार्यों में योगदान करने की राजनीतिक इच्छा साथ ही साथ वित्तीय सामर्थ्य का प्रदर्शन किया हो। आर्कटिक परिषद के कार्यों से संबंधित विशेषज्ञता और आर्कटिक में रुचि प्रदर्शित की हो और आर्कटिक परिषद में ठोस रुचि और परिषद के कार्यों को समर्थन प्रदर्शित किया हो और जिसमें सदस्य देशों और स्थायी सहभागियों के साथ सहभागिता से आर्कटिक की चिंताओं को वैश्विक नीति निर्माण निकायों के सम्मुख रखना भी शामिल है इसमें। और परिषद की अगर हम लोग क्रियाविधि देखें तो परिषद का कार्य मुख्य रूप से 6 कार्यकारी समूहों में किया जाता है। अब आप देखिए इसमें 6 में कौन कौन शामिल है। आर्कटिक संदूषक कार्यवाही कार्यक्रम, उत्सर्जनों और अन्य विदूषकों के निर्वोचन को घटाने में राष्ट्रीय कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक दृढ़कारी और सहायक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। आर्कटिक निगरानी और आकलन कार्यक्रम, यह आर्कटिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जनसंख्या की निगरानी करता है और सरकारों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से निपटने में सहायता देने के लिए वैज्ञानिक सलाह देता है। आर्कटिक वनस्पति और जीव जंतु संरक्षण कार्यकारी समूह आर्कटिक जैव संसाधनों की संवहनीयता सुनिश्चित कर यह आर्कटिक जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करता है। और आप देखते हैं कि आपातकाल निरोध तैयारी और प्रतिक्रिया कार्यकारी समूह या दुर्घटनावश अवमुक्त विदूषकों या फिर रेडियो न्यूक्लाइड्स के असर या फिर खतरे से आर्कटिक पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करता है। आर्कटिक समुद्री पर्यावरण रक्षा कार्यकारी समूह, यह आर्कटिक परिषद की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है जो आर्कटिक समुद्री पर्यावरण की रक्षा और उसके संवहनीय प्रयोग से संबंधित है। सतत विकास कार्यकारी समूह, यह आर्कटिक क्षेत्र में संवहनीय विकास और समग्र रूप से आर्कटिक समुदायों की दशा में सुधार के लिए कार्य करता है। और परिषद की अगर कार्यप्रणाली की देखें तो आप देखेंगे आर्कटिक परिषद के आकलन और सिफारिशें कार्यकारी समूहों द्वारा किए गए विश्लेषणों और प्रयासों का परिणाम है। आर्कटिक परिषद के निर्णय 8 आर्कटिक देशों के बीच साथ ही स्थायी भागीदारों से पूर्ण परामर्श और सहभागिता से सर्वसम्मति से किए जाते हैं। और आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष पद आर्कटिक देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित होता रहता है एक तरह से। और आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष पद संभालने वाला प्रथम देश कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। और अध्यक्षता संभालने वाला पहला अगला देश रूस 2023 से 2021-23 के लिए है। अगर हम लोग आर्कटिक परिषद की उपलब्धियां देखें तो आर्कटिक परिषद अपने कार्यकारी समूहों द्वारा नियमित रूप से व्यापक अग्नि पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय और सामाजिक आकलन प्रस्तुत करता है।
परिषद ने 8 आर्कटिक देशों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर वार्ता के लिए फोरम प्रदान किया है। इसमें आप देखिए 3 में कौन कौन शामिल है। आर्कटिक में वैमानिक और समुद्री खोज एवं बचाव पर सहयोग समझौता। वर्ष 2011 में की मंत्री स्तरीय बैठक में न्यूक ग्रीनलैंड में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। आर्कटिक में समुद्री तेल प्रदूषक तैयारी और प्रतिक्रिया पर सहयोग समझौता, जिस पर किरुना स्वीडन में वर्ष 2013 में मंत्री स्तरीय बैठक में हस्ताक्षर हुए। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने पर समझौता। अलास्का के फेयर वेंग्स में वर्ष 2017 में मंत्री स्तरीय बैठक में हस्ताक्षर हुए इस पर। और भारत और आर्कटिक की बात करें तो भारत ने आर्कटिक महासागर के लिए अपना प्रथम वैज्ञानिक अभियान 2007 में शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान आधार नी अलिसुंड और स्वालवार्ड नॉर्वे में जुलाई 2008 में अपना एक अनुसंधान बेस हिमाद्री हिमनद विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और जैविक विज्ञान विषयों में अध्ययन कार्य के लिए खोला है। और आप देखिए आर्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो आर्कटिक ग्लेशियरों और आर्कटिक महासागरों के तलछट और मूल रिकॉर्डों का विश्लेषण कर आर्कटिक जलवायु और भारतीय मानसून के बीच परिकल्पित टेली कनेक्शन का अध्ययन करना, सैटेलाइट डेटा का प्रयोग कर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में वैश्विक तापमान के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए आर्कटिक में समुद्री बर्फ के लक्षण प्रस्तुत करना, समुद्री स्तर में परिवर्तन पर ग्लेशियरों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्कटिक ग्लेशियरों की गतिकी और द्रव्यमान संतुलन पर अनुसंधान करना इसका काम है। तो ये कहानी है, एक आप देखते हैं कि ओवरव्यू किसका है, आर्कटिक परिषद का। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा।